खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। पिकअप की टक्कर से तड़प कर किशोर ने तोड़ा दम। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में हुआ हादसा, वहीं लिफ्ट लेकर जाती महिला की बाइक की टक्कर से गई जान। युवा नेता प्रकाश गंगावत को अलवर और बलराम यादव को खैरतल से ज़ारा कांग्रेस अध्यक्ष की सौंपी जिम्मेदारी, समर्थकों ने जताई खुशी। जगन्नाथ मंदिर में पूजन के साथ मत्स्य उत्सव का हुआ शुभारंभ, 3 दिन तक होंगे कई कार्यक्रम। और शराब के लिए रकम नहीं देने पर युवक के तोड़े हाथ पैर, अखेपुरा क्षेत्र में हुई वारदात। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। सरकार और प्रशासन ने सड़क सुरक्षा अभियान से लेकर तमाम दावे किए, लेकिन सड़कों पर तेज गति से भागती गाड़ियां लगातार लोगों की जान ले रही हैं। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के चिमरावली मोड़ के समीप तेज रफ्तार पिकअप ने 14 वर्षीय किशोर को टक्कर मार दी। इसके चलते वह गंभीर हालत में 1 घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा। इसके बाद बाइक सवार एक व्यक्ति ने युवक को मालाखेड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन हुक्म सिंह ने बताया कि चिराग अपनी बुआ के घर बंद का बाज जा रहा था। इसी दौरान चिमरावली मोड़ पर तेज रफ्तार पिकअप ने उसे टक्कर मार दी। मृतक चिराग की मां का निधन कुछ दिन पहले ही हुआ था और उसके पिता जेल में बंद है, इसलिए चिराग अपनी बहन के साथ दादी के घर रहता था। रोड एक्सीडेंट हुआ है, बरखेड़ा मालाखेड़ा तहसील का लड़का है। इसके पिताजी का नाम महेश चंद सैनी है और ये अपनी बुआ के जा रहा था बंदगाबाद। तो चिमराली मोड़ पे एक पिकअप गाड़ी थी, उसने जो इसको टक्कर मार दिया। तो ये गंभीर घायल हो गया था, तो 1-1.5 घंटे तक पड़ा रहा। किसी ने इसको उठाने की कोशिश नहीं की, तड़पता रहा ये। उसके बाद इसको मालाखेड़ा लेके आए, मालाखेड़ा से इसको रेफ़र कर दिया, अलवर में इसकी डेथ हो गई। तो मालाखेड़ा कौन ले गया इसमें? एम्बुलेंस ही लेके आई थी। किस चीज़ पे था ये तो सर हम मौके पे नहीं थे, लेकिन पता नहीं लगा इसका कि ये किससे था। बाकी इसको पिकअप में टक्कर मार। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने ये पता लगा लिया कि कोई गाड़ी मार के गई है टक्कर। इसका नाम क्या है? चिराग। उम्र कितनी होगी इसकी? 14 साल के लगभग है। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में अब इसकी दादी जी है, एक इसकी बहन है, बाकी इसके परिवार में और कोई नहीं। माता पिता? माता जी इसकी 4-5 साल पहले एक्सपायर हो चुकी। पिताजी इसके अभी कुछ ही महीनों पहले जेल में बंद। कोई झगड़ा का मामला हो गया था परिवार का, तो उसमें जेल में चला गया। परिवार में दादी और बहन के अलावा कोई नहीं है? कोई नहीं है परिवार। और वहीं एक अन्य सड़क हादसे में महिला की जान चली गई। बाइक सवार गौतम ने बताया कि वह खैरतल से बाइक पर किशनगढ़ बास स्थित मोबाइल की दुकान पर जा रहा था। मार्ग में गीता कॉलेज के पास रास्ते में खड़ी महिला रवीना ने बाइक सवार गौतम से लिफ्ट मांगी। दोनों बाइक से रवाना हुए। मार्ग में गौतम पेट्रोल पंप की तरफ गाड़ी मोड़ने लगा तो तेज रफ्तार बाइक ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इसके चलते रवीना की मौत हो गई। मृतका के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया है। मैंने एक लड़की को लिफ्ट दी थी, उसके बाद मैं पेट्रोल डलवाने गया था, इंडिकेटर मार के पीछे से 3 लोग आ रहे थे, उन्हें टक्कर मार दी। आप किस पे थे? मैं बाइक पे था, वे भी बाइक पे थे। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं खैरतल से आ रहा था। अच्छा, कहाँ बैठाया था इनको? खैरतल में बिठाया था। खैरतल में? हाँ। कहाँ छोड़ने जा रहे थे? क्या? कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? अलवर आ रहे थे क्या? नहीं, मैं किशनगढ़ जा रहा था अपने काम से फोन लेने। अच्छा। तो इन्होंने लिफ्ट मांगी, तो मैंने इनको लिफ्ट दी। पीछे से मुझे पेट्रोल डलवाना था अपनी बाइक में, तो मैं पेट्रोल डलवाने के लिए इंडिकेटर मार के पेट्रोल डलवाने जा रहा। पीछे से 3 लोग आए थे बहुत स्पीड में, उन्हें डर से मार दी। वहीं मृतका दातला गांव की निवासी थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में तेज रफ्तार और दुपहिया पर 3 सवारी की वजह से हादसे बढ़ते जा रहे हैं। उधर अलवर के हैप्पी स्कूल के पास रविवार दोपहर क्रेटा और थार गाड़ियों में जोरदार भिड़ंत हो गई। इसके चलते दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि हादसे में दोनों चालक सुरक्षित हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई प्रमोद सिंह ने बताया कि हादसे में शामिल एक चालक ऋषभ खंडेलवाल चिकित्सक है, जबकि दूसरी गाड़ी सागर जलाशय क्षेत्र निवासी एक युवक चला रहा था।
भीषण टक्कर के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। अभी कंट्रोलर ने सूचना दी थी कि हैप्पी स्कूल के पास गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया है, जाम लग रहा है। मौके पर पहुंचा एक थार नंबर RJ02 CH 2409 जिसका दाएं साइड का टायर फूटा हुआ है, रिम टूटी हुई है, और एक दूसरी गाड़ी है नंबर दूसरी गाड़ी कार क्रेटा है, कार क्रेटा। इनका दोनों का एक्सीडेंट हुआ है आमने सामने से। किसी को चोट भी आई क्या? किसी को चोट नहीं आई है, थोड़ा रास्ता अवरुद्ध हो गया था, एक गाड़ी साइड में हो गई, एक गाड़ी चल। बताया जा रहा है। हाँ, डॉक्टर है ऋषभ खंडेलवाल कोई। कांग्रेस ने प्रकाश गंगावत को अलवर और बलराम यादव को खैरतल तिजारा जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। कोटपुतली बहरोड जिले से पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर को कमान सौंपी है। प्रकाश गंगावत पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत के पुत्र हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के करीबी माने जाते हैं। इस बार चुनाव से पहले पर्यवेक्षकों ने रायशुमारी भी की थी। अलवर में दीनबंधु शर्मा प्रबल दावेदार थे, लेकिन अंत में प्रकाश गंगावत को मौका दिया गया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रिपुदमन गुप्ता ने बताया कि प्रकाश गंगावत PCC सचिव हैं। इनके पिता कृष्ण मुरारी गंगावत थानागाजी से विधायक और देवस्थान बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। अलवर शहर में लालडिग्गी क्षेत्र के निवासी प्रकाश गंगावत कला कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। उधर युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष बलराम यादव को खैरतल तिजारा कांग्रेस जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। यादव पार्टी में कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, साथ ही किशनगढ़ बास से विधानसभा टिकट के प्रबल दावेदार भी रहे हैं। जी, मैं अपने जो आला कमान है, अपने भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं, डोटासरा जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं और जूली जी हमारे प्रतिपक्ष का नेता, मैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे पर्यवेक्षक महोदय आए थे, हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता साथी थे, हमारे जो साथी थे, उन्होंने जो रिकमेंडेशन करी और कार्यकर्ताओं ने जो एक युवा शक्ति को आगे बढ़ाने की बात करी, उसको हमारे शीर्ष नेतृत्व ने स्वीकार किया और मुझे इस जिम्मेदारी को दी। आने वाले समय में क्या आगे नया करेंगे पार्टी के? नहीं, पार्टी के लिए अभी तो हमारे SIR पे चल रहा है, तो SIR पे जल्दी ही हम लोग SIR पे काम करेंगे और अभी ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे जो MLAs हैं, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, उनसे बात करके हम कैसे SIR पे काम कर सकते हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी जो SIR पे एक माहौल फैला रही है यहाँ पे कि भाई जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में हो सकता है कि ये लोग क्या गड़बड़ी कर दें, क्योंकि बिहार में भी ऐसा ही हुआ है और हरियाणा में भी ऐसा हुआ है, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ है। तो आने वाले समय में हम इस चीज़ को पूरी तरीके से हमारे एक-एक कार्यकर्ता बूथ पे हमारे जो भी BLAs हैं उनको हम सक्रिय करेंगे और उनको हम ये ज़िम्मेदारी देंगे कि वो अपने BLOs के साथ जाएँ और उनके साथ सारी लिस्टों को देखें, कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ इस तरह के तो नहीं कर रहे कि वो कांग्रेस के हमारे जो वोटर्स हैं उनको हटा रहे हों। उधर अलवर जिलाध्यक्ष बनने के बाद प्रकाश गंगावत के निवास पर समर्थक पहुंचे और आतिशबाजी की, साथ ही मिठाई वितरित की गई। वहीं साफा पहनकर जिलाध्यक्ष गंगावत को बधाई दी गई। उन्होंने बताया कि वे पिछले 20 साल से पार्टी में विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। वहीं इस जिम्मेदारी के लिए गंगावत ने AICC के महासचिव जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का आभार जताया। साथ ही कहा कि पार्टी को और अधिक मजबूत करने के साथ ही सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। वहीं खैरतल तिजारा जिला बनने के बाद इस जिले के पहले कांग्रेस अध्यक्ष बने बलराम यादव ने भी अपनी राय जाहिर की। हमारी पार्टी को और पार्टी के आला कमान को, भंवर जितेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि एक कैडर कार्यकर्ता को खैरतल जिले का पहला जिलाध्यक्ष बनाने का मुझे अवसर दिया है, मौका मिला है। और मैंने NSUI में यूथ कांग्रेस में छात्र राजनीति से निकल करके राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में और अब कांग्रेस में प्रदेश सचिव के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। पूरे देश में घूम घूम करके मुझे पार्टी के लिए काम करने का मौका मिला है। मुझे संगठन सृजन में जो राहुल गांधी जी ने चलाया है, इस अवसर में मुझे जो मौका मिला है, मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं प्रयास करूंगा कि खैरतल जिले को कांग्रेस में राजस्थान में नंबर 1 जिला बनाया जाए। और कांग्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं गांव-गांव में कांग्रेस को दोबारा से खड़ा करने का काम करूंगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कैडर बेस कार्यकर्ता है, उनका मान सम्मान देने का काम करूंगा।
और वहीं महिला कांग्रेस जिला कार्यकारिणी की बैठक रविवार को मोती डूंगरी स्थित नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर से आई प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका चौधरी और प्रदेश सचिव ऋतु मीणा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही लंबित जिला कार्यकारिणी के गठन पर जोर देते हुए कहा कि अधिक से अधिक महिलाओं को महिला कांग्रेस से जोड़ा जाए। बैठक के दौरान SIR को लेकर भी चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने महिलाओं को इस योजना की वास्तविकता से अवगत कराते हुए इसके प्रभावों को समझाने पर बल दिया। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वक्ताओं ने महिलाओं से घर के चूल्हा चौका तक सीमित नहीं रहने और राजनीति में आगे बढ़कर सक्रिय भूमिका का आह्वान किया। कार्यक्रम अभी ये महिला कार्यकारिणी के संदर्भ में हम लोग मीटिंग करने आए हैं। मैं जयपुर से आई हूँ, मैं प्रदेश सचिव हूँ महिला में, और मैम अपने प्रियंका जी है, ये ब्यावर से आए हैं, ये अजमेर से आए हैं ये। तो अपने यहाँ पर कार्यकारिणी जो हमको बनानी है अभी महिलाओं की, उस संदर्भ में हमने मीटिंग रखी है जिला अध्यक्ष जी कमलेश जी जो है इनके साथ में। तो महिलाओं को जोड़ना है हमें आगे, महिलाओं को घरों से निकालना है, आगे बढ़ाना है। और कार्यकारिणी मुख्यतः हमारा पहला तो मोटो है यहाँ की कार्यकारिणी को बनाना जल्दी से जल्दी। अभी कार्यकारिणी जो बनी नहीं है, जो रुकी हुई है, उसको हमें बहुत जल्दी बना के तैयार करनी है। इसीलिए हमारा आने का पहला मकसद यही है। और हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा हमें बाहर घरों से निकाल के इनको राजनीति में लाना है और घर घर की महिलाओं को मुखिया बनाना है। अभी सबसे पहला तो हमारा यही मोटो है कि हर घर में एक महिला को मोर्चा संभाल लेना है अपनी पार्टी के अगले चुनावों के लिए। अगले चुनाव में आप लोगों को यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। आज हमारे प्रदेश स्तर से हमारे बड़ी बहन है प्रियंका चौधरी जी जो वाइस प्रेसिडेंट है प्रदेश में, और हमारी ऋतु मीणा जी है जो महासचिव है प्रदेश स्तर पर, वो आई है आज जिले में बैठक लेने महिलाओं की। और उन्हीं के सामने हमने ये सभी मुद्दे रखे थे कि जो SIR से संबंधित मुद्दे हैं कि जो पुरुषों के 2002 के वोटर लिस्टों में जो नाम नहीं है तो वो नाम किस तरह जोड़े जाए, उनके लिए क्या किया जाएगा। तो उनके संबंधित आज हमारी चर्चा हुई है और हम बातचीत भी कर रहे हैं कि उनको उन पुरुषों को या जो महिलाएं रह रही है, जैसे मान लो नया नाम तो है ही कि जिनकी शादी हो चुकी है उनके पीयर से वो नाम मंगवा ले, लेकिन बाई चांस वो 2002 की लिस्ट में नहीं है तो उनको कैसे जोड़ा जाएगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ और वो मंगवा लेंगे, उनकी मार्कशीट मंगवा लेंगे, लेकिन अगर उनके पीयर से अगर उनकी माता का नाम ही नहीं होगा तो वहाँ वो उसमें कैसे जोड़ेंगे। ये तो उस लड़ाई को आप कैसे लड़ेंगे? उस लड़ाई के लिए ही मैं अभी हमारे प्रदेश स्तर से जो आई है हमारी प्रभारी, उनसे हम बातचीत भी करेंगे और उसके लिए हम आगे तक लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि आज सुबह भी मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारे साहब खुद पहले पार्षद रह चुके थे, अब मेरा बेटा पार्षद है। तो हम लोग अभी BLO से अभी संपर्क हुआ था, वो सुबह हमारे वार्ड में आए थे, मीटिंग भी ली थी उन्होंने, और सुबह भी ये चर्चा हुई थी कि किस तरह उन लोगों की, क्योंकि हमारे वार्ड के काफी लोग ऐसे हैं जो करीबन मैं कहती हूँ कि मैं जब इस वार्ड में आई थी शादी होके नहीं, उससे पहले से 70 वर्षों से वो वहां पर रह रहे हैं और उनके 2002 में वोटर लिस्टों में नाम नहीं है, तो वो नाम किस तरह जुड़ेंगे। स्टेट वाइस प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस, मैं अजमेर से हूँ। अलवर क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, रूरल अर्बन हम दोनों इसको संभाल रहे हैं। हम ये चाहते हैं जिन भी महिलाओं ने, औरतों ने जो आज दिन तक काम करें या जिनमें जज्बा है और काम करने का, हम उनको प्रोत्साहन देने आए हैं। वो काम करेंगी, अपने साथ और महिला को जोड़ेंगी, बूथ वाइज, ब्लॉक वाइज, एरिया वाइज जोड़ते चले जाएंगे तो हम खुद एक जो छोटा सा कुटुंब लगे वो और बड़ा कुटुंब हो जाएगा। तो हम लोग इनको ये प्रोत्साहन देने आए हैं, आप अपनी कार्यकारिणी बनाइए, जो महिलाएं काम करें उनको एक पद मिलेगा, एक ऑथेंटिक रूप से वो कांग्रेस में सामने आएंगे, अपने एरिया को हमको बताएंगे कि हम इस एरिया से उपाध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, ये कार्यकारिणी बनेगी, फिर उनके अंडर में उनके लोग और होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी महिलाएं हैं वो अब सामने आए, बीड़ा उठाएं और काम करें, और अब महिला कांग्रेस एक बहुत मजबूत मोर्चा बन सकता है। इसीलिए हमको अभी तक तो मजबूत है और बहुत मजबूत बनाना है, क्योंकि हम 33% आरक्षण लेने को जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि महिलाओं को अवगत कराए, बनाए और आगे काम करते चले। अब हमको हमारी पोजीशंस और आगे लेनी पड़ेगी, यही कारण है कि हम कार्यकारिणी बनाने आए हैं, हम और महिलाओं को जोड़ने आए हैं, जिससे अलवर जैसे शहर से ये सब आगे हमारे साथ जुड़े और हम वापस एक संभल का काम करें।
SIR को लेके भी कुछ करेंगे आप? SIR को लेके ऑलरेडी काम चल रहा है यहाँ। हम इनको यही बताने हैं कि अगर आपके कहीं भी किसी भी एरिया में कोई भी मतदाता जो रह चुका है या जिसका नाम वापस रिपीट नहीं हो पा रहा है या वापस जुड़ नहीं पा रहा है, प्लीज उनको जोड़ें। अलवर शहर में रविवार से 3 दिवसीय मत्स्य उत्सव का शुभारंभ हो गया है। यह उत्सव अलवर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है। सुबह जगन्नाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद नेहरू उद्यान से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर कटी घाटी वन उपवन तक रवाना किया गया। इस रैली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ जीवन शैली और सामुदायिक जागरूकता का संदेश दिया गया। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि उत्सव 23 से 25 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान रंगोली प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, खेलकूद प्रदर्शनी और कला संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कई कार्यक्रम शामिल रहेंगे। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में नागरिक, विद्यार्थी, सामाजिक संगठन और पुलिस प्रशासन की टीमें उत्साह के साथ इसमें भाग ले रही हैं। आज से जिला प्रशासन और टूरिज्म विभाग की संयुक्त पहल मत्स्य उत्सव का आगाज हुआ है। आज हम उसके दूसरा जो इवेंट था सुबह की महाआरती के बाद, उसमें हम आए थे, जिसमें शहर के सभी व्यक्तियों और बच्चों के साथ हमने साइकिल रैली का आगाज किया। इस साइकिल रैली को हम अतुल्य अलवर की थीम पे कर रहे हैं, जिसका मेन उद्देश्य है अलवर को साफ और स्वच्छ बनाना और वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज में लाना। तो आज सभी बच्चों के साथ, सभी अधिकारी और नागरिक जन के साथ हमने स्वच्छता की शपथ ली है और अब हम साइकिल रैली की आगाज कर चुके हैं। ऐसे ही रोज हमारे 3, 4, 5 इवेंट्स होंगे 26 तारीख तक। तो वही सभी नागरिकों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आके मत्स्य उत्सव में भाग लें, एंजॉय करें और इसको बहुत बड़ा स्वच्छ, क्लीन, जीरो वेस्ट इवेंट बनाएं। अलवर शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र में गत रात्रि एक युवक के साथ अमानवीय मारपीट का मामला सामने आया है। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर दबंगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर डाली। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार जोहड़ा मोहल्ला निवासी सुरेंद्र टीले वाले हनुमान जी मंदिर पर सो रहा था। इसी दौरान उसका मालिक सुनील छावड़ी अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा। सुनील के यहाँ सुरेंद्र टेम्पो चलाने का काम करता है। सुनील ने सुरेंद्र से शराब मांगने के लिए पैसे मांगे। जब उसने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया तो सुनील और उसके साथ आए लोगों ने सरिये से हमला कर दिया। आरोपियों ने सुरेंद्र पर इतनी बर्बरता से वार किए कि उसके हाथ पैर तक टूट गए। मारपीट करने के बाद आरोपी उसे उठाकर घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। वहीं सुरेंद्र को तुरंत अलवर जिला अस्पताल ले जाया गया। साथ ही परिवारजनों ने अखेपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मैं सो रहा था शमशान घाट के पास में, तो कोई सुनील छावड़ी नाम का लड़का है, वो इसका ई रिक्शा वो ये चलाता था उसका। वो आया था रात को इसके पास, दारू वारू के लिए पैसे मांग रहा था। इसने मना किया तो उसने जेब में हाथ दिए, उसके हाथ दे के पैसे वैसे निकाल लिए। फिर 50, 60, 70 क्या कितने रुपए निकले थे इसके पास में। उसके बाद इसके ऊपर जानलेवा हमला किया उसने, सरिये से इसको मारा। इसके दोनों पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिया और सिर में भी चोट आई इसके। फिर अगले दिन सुबह इसको 3, 4 लड़के और थे उसके साथ, वो इसको घर छोड़ गए, घर के बाहर मतलब पटक के चले गए दूसरा दिन सुबह। अभी जिला अस्पताल में भर्ती हुई। हाँ, शिकायत दे दी आपने थाने पे? हाँ, थाने में एप्लीकेशन दे दी। कहाँ के निवासी? जोड़ा मोहल्ला पुलिस। क्या घटना हुई, किसने मारा आपको? मुझको सुनील छावड़ी नहीं है, गुजर, उसने मारा था। मैं मंदिर पे सो रहा था, वो आया और जेब में हाथ दिया, पैसे मांगे पहले तो उसने मुझसे, मैंने नहीं दिए। नहीं तो उसके पास सरिया था, उसने मुझको सरिये से मारा था। पैसे किसके मांग रहा था वो? दारू के लिए मांग रहा था। कौन से मंदिर पे सो रहे थे आप? ये अपने गुरुद्वारा नहीं है, टीलावाड़ा हनुमान जी, शमशान घाट के पास में एक मंदिर है मनसा देवी का, वहाँ पर सो रहा था। वहीं पे सोते होगे? हाँ, वहीं सोता था मैं। क्या तो काम करते हो आप? रिक्शा चलाता हूँ बैटरी का। अच्छा, उसके चलाते हो? उसका ही रिक्शा था। तो शराब के लिए पैसे मांगे हैं? हाँ, जेब में हाथ दे करके निकाला। पहले तो एक सरिया दिया, सरिया देते के साथ जो मेरी जेब में 50, 60, 70 रुपए थे वो ले लिए। अलवर शहर में रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आगाज हुआ। खुदनपुरी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में किया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मिलकर बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। पोलियो एक खतरनाक वायरस जनित रोग है जो बच्चों को स्थायी रूप से अपंग बना सकता है। अलवर में इस अभियान को सफल बनाने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष बूथ स्थापित किए गए हैं। अभियान के दौरान मोबाइल टीमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में भी सक्रिय रहेंगी। डॉक्टर मंजू शर्मा ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज से उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ है। इसमें हम पहले दिन 23 तारीख को आज
रविवार के दिन हमारे पूरे ज़िले में 1822 बूथ हैं और उसमें सभी में दवाई पिलाई जाएगी 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को। उसके अतिरिक्त जितने भी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इस तरह की चीज़ें हैं, उसके लिए हमने ट्रांजिट टीम बनाई है। तो वह वहाँ पर जैसे भीड़-भाड़ ज़्यादा रहती है, उसके अतिरिक्त मुख्य बाज़ारों में भी इस तरह के बूथ लगाए गए हैं। और अगले 2 दिनों में हम घर-घर जा कर के जो बच्चे इस अभियान से छूट जाएँगे, उनको हम टीकाकृत करेंगे और 2 बूंद पोलियो की पिलाएँगे। वर्तमान में पिछले कई सालों से हमारे यहाँ पोलियो का कोई भी केस नहीं आया है, लेकिन कार्यक्रम की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और बच्चों में आगे चलकर भविष्य में कभी भी पोलियो ना हो, उसके लिए पोलियो से भारत को मुक्त करने के लिए ज़िंदगी की ये 2 बूंद जो है बच्चों को हमेशा पीनी है। तो जब भी हमारा राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलता है, सभी से निवेदन है कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को आवश्यक रूप से पोलियो की दवा पिलाएं। 23 नवंबर को जिले में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसमें आज हमें यहाँ खुदनपुरी अम्बेडकर गार्डन में ये आयोजन होता है, जहाँ पे हमने यहाँ पे 0 से 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की 2 बूंद खुराक पिला के इस अभियान का शुभारंभ किया है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस अभियान के दौरान हम आम जन के हर एक बच्चे तक, चाहे वो गाँव से हो या फिर वो शहर से हो या कोई झुग्गी झोपड़ी से हो या स्लम एरिया में, कहीं पे भी जो कोई भी बच्चा है वो हमारा पोलियो की खुराक से छूट नहीं जाए, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। ये 3 दिन का अभियान है, जिसमें आज हम 1822 बूथ हमने जिले भर में रखे हैं। वहाँ पे पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके अलावा हमारी 58 ट्रांजिट टीमें हैं, जो कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे जो भी हम 0 से 5 साल तक के बच्चे हमें मिलते हैं, उनको पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके अलावा हमारी जो मोबाइल टीम भी काम कर रही है, जो कि हाई रिस्क एरिया है, दूर दराज ढानिया है, जो बच्चे कहीं ईंट भट्टों पे रह रहे हैं, वहाँ पहुंचकर बच्चों का कवरेज करते हुए और ये पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। जो आज बूथ कवरेज मैक्सिमम हमारा रखने का प्रयास रहेगा। इसके बाद जो बच्चे छूट जाते हैं, उनको अगले 2 दिन के लिए हम हाउस टू हाउस विजिट करते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, वो बच्चों को घर पर जाकर पोलियो की दवा पिलाएगी। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिले में हम 100% ये अचीवमेंट पाएं और ये पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से हमारे जिले के हर एक बच्चे को सुरक्षित रखें, क्योंकि पोलियो एक वायरस जनित रोग है और 2014 में ही के बाद में भारत में कोई भी केस नहीं मिला है, लेकिन हमारे नज़दीकी देश जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुछ केस पोलियो से पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसका संक्रमण कहीं हमारे देश में एंटर ना कर जाए, इसके लिए ये पोलियो अभियान समय समय पर हम चलाते रहते हैं, जो कि राज्य स्तर और सेंट्रल लेवल से हमें निर्देशित किया जाता है जब भी। और हम सभी आमजन की भागीदारी से और विभाग की एक्टिवनेस से हम इस अभियान को सफल बनाते हुए। उधर 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो अभियान के तहत 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। इसी क्रम में अलवर शहर के बाबा रामदेव मंदिर, मालवीय नगर कच्ची बस्ती के पास भी बूथ स्थापित किया गया। यहाँ एएनएम सहित अन्य चिकित्सा कर्मचारी मौजूद रहे, साथ ही बड़ी संख्या में बच्चे अपने परिजनों के साथ दवा पीने के लिए पहुंचे। 25 और 26 नवंबर को इंदिरा गांधी स्टेडियम में आर्मी मेले का आयोजन होगा। इस क्रम में रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट्स एकेडमी ने स्टेडियम में अभ्यास नहीं करने देने के आरोप लगाए हैं। मेले के चलते सुबह सभी बच्चों को स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया था, लेकिन आरोप है कि कार्यवाहक खेल अधिकारी अंजना शर्मा ने इस पर रोक लगाते हुए सभी बच्चों को स्टेडियम से बाहर भेजने के निर्देश दिए। ऐसे में वे प्रैक्टिस नहीं कर पाए, जबकि स्टेडियम एक सार्वजनिक स्थान है और यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिस व खेल गतिविधियों के लिए आ सकता है। उधर कार्यवाहक खेल अधिकारी को निलंबित करने की मांग की गई है। हम सभी खिलाड़ी सुबह 9 बजे स्टेडियम पहुंचे, तो हम सभी ग्राउंड में पहुंच के वहां पर सीढ़ियों में बैठे। गार्ड आए हमारे पास, उन्होंने हमसे बोला कि अंजना मैम ने आप सभी को मना किया है कि आप लोग यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपके पास यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए कोई परमिशन नहीं है। फिर उन्होंने हमारे सभी खिलाड़ियों को वहां से लाइन बना के हम हमारे खिलाड़ियों को बाहर ले गए। फिर वह हमारे बाहर बच्ची खड़ी थी, उससे भी कुछ मतलब फालतू बोलने लग गए। ये बच्ची है, उन्होंने उनसे भी फालतू बोला था। मैं जिला कलेक्टर महोदय से यह अपील करती हूँ कि अंजना मैम जो एक कार्यवाहक अधिकारी है, उन्होंने हमें किस अधिकार पे बाहर निकाला।
सार्वजनिक स्थान इंदिरा गांधी स्टेडियम जहाँ पर कोई भी खिलाड़ी आके प्रैक्टिस कर सकता है, उन्होंने किस नियम से हमारे खिलाड़ियों को बाहर निकाला गया? ऐसा कोई नियम नहीं है कि वहाँ पर कोई भी खिलाड़ी आ सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। 25-26 नवंबर को आर्मी मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हमारे खिलाड़ियों को वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए बुलाया गया है, जिसलिए हमारे सभी खिलाड़ी वहाँ आए थे। हमें आर्मी मेले द्वारा वहाँ पर परमिशन है कि आप लोग वहाँ आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे खिलाड़ी आए, लेकिन उन्हें वहां से निकाला गया और मना किया कि आप लोग यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने खैरतल तिजारा के हसौली में भारतीय सेना में नायक शहीद चरण सिंह चौधरी की प्रतिमा का अनावरण किया है। उन्होंने कहा कि देश की सरहदों की रक्षा के लिए भारतीय सैनिकों के बलिदान को हमेशा याद किया जाता रहेगा। वहीं भारतीय अपनी जाबाजी का लोहा मनवाकर दुश्मनों के दांत खट्टे करते रहे हैं। उधर इस दौरान शहीद के पिता रामफल, विधायक दीपचंद खैरिया, बलराम यादव, संजय यादव, पवन खटाना, विनोद कुमारी सांगवान, दीपक और संदीप अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। जाट महासभा के पूर्व जिला अध्यक्ष शेर सिंह ने राज्य मंत्रिमंडल में जाट समाज को उचित प्रतिनिधित्व की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। मौजूदा समय में जाट समाज से सिर्फ 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री हैं, जबकि इससे पहले हर सरकार में करीब 8 मंत्री रहते आए हैं। उन्होंने निगम बोर्ड में भी राजनीतिक अनुपात के हिसाब से अध्यक्ष बनाए जाने पर जोर दिया है। शेर सिंह ने जाट समाज की उपेक्षा करने पर इसका नुकसान आगामी पंचायत चुनाव में पड़ने की बात कही है। राजस्थान सरकार में मंत्री परिषद का जो दोबारा से फेरबदल हो रहा है, मंत्रिमंडल में सरकार नए सिरे से बनाने जा रही है, राजस्थान का कैबिनेट पूरा, तो मंत्रिमंडल का विस्तार पर चर्चा चल रही है और जल्दी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है। जाट समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। आप जाट समाज के जिला अध्यक्ष रहे हैं और आपका राजनीति में सीधा प्रभाव है, दखल है, आप काफ़ी वरिष्ठ हैं, क्या कहना चाहिए इस बारे में? मेरा विचार है कि जाट समाज की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान में जाट समाज को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए, क्योंकि हमेशा हर सरकार में जाट समाज के कम से कम 8 मंत्री रहते हैं, लेकिन इस बार कुल 4 मंत्री हैं, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री हैं, 2 राज्य मंत्री हैं। ऐसे इसलिए अब जो दिसंबर के प्रारंभ में जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, उसमें राजस्थान विधानसभा में जाटों की संख्या को देखते हुए, जो कि सभी पार्टियों के 40 से 45 एमएलए रहते हैं, चाहे उनमें निर्दलीय हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, लेकिन किसी को भी प्रतिनिधित्व इतना नहीं दिया जा रहा है। इसलिए समाज के हित के नाते, और मैं भी जाट समाज का 5 साल तक जिले में अध्यक्ष रहा हूँ, तो जाट समाज के कम से भी कम 4 मंत्री और बनाने चाहिए, चाहे वो कैबिनेट और राज्य मंत्री ही हों। इसलिए जाट समाज को, जब कि राजस्थान में जाटों की जनसंख्या अगर देखी जाए तो उस हिसाब से तो इनको इतना मंत्रिमंडल में जगह जाटों को देनी ही चाहिए, ताकि आगे भी इनको बीजेपी को भी फायदा हो और सरकार को भी फायदा हो। तो जिस तरह से विधायकों की संख्या है जाट समाज की, उस हिसाब से उनको जो निगम बोर्ड हैं उसमें भी प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको स्थान नहीं है। आपको लगता है कि निगम बोर्ड में भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए? हाँ भाई, कैबिनेट के अलावा कई ऐसे निगम बोर्ड के पद हैं जो मंत्रियों के लेवल के पद है, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों की दर्जा उनको दिया जाता है। उनमें भी अगर 2-4 जाट समाज के एमएलए को अगर एडजस्ट कर दिया जाए तो वो भी उनके लिए बहुत है, और वो भी समाज के बारे में की बातें विधानसभा में भी करेंगे और लोगों का काम भी होगा। इससे समाज के हित के लिए जाट समाज का प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे फिर पंचायत चुनाव आ रहे हैं और उन पंचायत चुनाव में इसका विरोध झेलना पड़ेगा पार्टी को। तो उस विरोध को रोकने के लिए इनको, राज्य सरकार को, इनको उचित प्रतिनिधित्व जाट समाज को देना चाहिए। और वहीं किसान नेता शेर सिंह ने राज्य सरकार द्वारा किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं करवाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री से इसके लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रात के समय सर्दी और जंगली जानवरों का खतरा देखते हुए दिन में बिजली की व्यवस्था जरूरी है। शेर सिंह ने बाजार में नकली खाद बीज मिलने के भी आरोप लगाए हैं। सर, सर्दी का मौसम में किसानों को रात में बिजली दी जा रही है। किसानों की मांग है कि उनको दिन में बिजली दी जाए खेती के लिए, जिससे कि रात में परेशानी नहीं हो। कई बार रात में सर्दी की वजह से बीमार हो जाते हैं, मृत्यु तक हो जाती है, कई बार सांप वगैरह खाए जाते हैं और जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। जंगल में दूर दूर खेत होते हैं। तो आप किसान नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे?
इस बारे में मेरा विचार ये है कि पहले भी किसान को समय पे न तो खाद बीज मिला, और जब सरसों की और गेहूं की मेन हमारे यहाँ जो फसल होती है वो सरसों होती है। अलवर भरतपुर में शायद पूरे देश की 60% फसल सरसों के रूप में पैदा होती है, और उसकी बुआई के लिए खेत में पानी नहीं है, और वो पानी देते हैं वो भी रात में देते हैं। सर्दी का समय है, अब सर्दी के समय में किसान जाड़े में मरता है वैसे, और फिर पानी में पैर रहते हैं, तो बहुत ठंड का मौसम है और इस कारण बीमार भी हो जाते हैं। फिर जानवरों को और सांप सड़ों को बहुत ज़्यादा डर रहता है किसान के काटने का, तो इसमें मरने की भी तक की नौबत आ जाती है, और कई जगह ऐसी घटनाएं हुई भी हैं। इस सरकार को चाहिए कम से कम कि राज्य सरकार दिन में सुबह 9-10 बजे से शाम को 5-6 बजे तक अगर बिजली दे दे तो किसान का भला हो जाए। लेकिन वो कृषि में लगातार वो नहीं दे रहे, क्या कहते हैं उसको, बिजली 1 घंटे दे दिया फिर काट देते हैं, खेत में पानी पहुंचता है किसान के पास, और इतने में फिर बिजली लाइट चली जाती है, फिर पानी नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके तरफ अधिकारियों को भी, मंत्रियों को भी और सरकार को भी सोचना चाहिए कि किसान के हित के लिए बहुत ज़रूरी है कि समय पे इनको दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाए। सर, कई जगह किसान मांग कर रहे हैं और जो विद्युत स्टेशन है उन पर घेराव भी कर रहे हैं, अलवर जिले में भी, पूरे राजस्थान में। तो आपको लगता है कि सरकार को जो मांग किसान सरकार से मांग कर रहे हैं, तो किसानों की मांग को सरकार को सुनना चाहिए और इसको तुरंत प्रभाव से व्यवस्था करनी चाहिए? ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि टाइम पे बिजली देने से, नहीं तो अब ये जो चुनाव आएंगे, पंचायत राज के चुनाव हैं, इनमें इनको भुगतना पड़ेगा। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि समय पे और टाइम अनुसार दिन में बिजली देवे, तो किसान अपने फसल पूरी तो पैदा कर सकता है। नहीं तो बहुत इनको सरकार को भी देखना पड़ेगा, आगे चुनाव आएंगे चाहे वो पंचायत राज के हो, चाहे जैसे अब चुनाव हुआ एक अंतर विधानसभा का, उसमें इन्होंने ये मुद्दा भी वहाँ उठाया गया था कि समय पर बिजली नहीं दी जा रही। तो सरकार को और सोचना चाहिए, राज्य सरकार को, अधिकारियों को, बिजली विभाग के अधिकारियों को, कि भाई समय पे किसानों को बिजली उपलब्ध कराए, दिन में कराए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने सरकार पर किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं करवाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि डिमांड की तुलना में आपूर्ति नाम मात्र की और इस वजह से किसानों को लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। जब पीछे खड़े किसान का नंबर आता है तब तक यूरिया का स्टॉक समाप्त हो जाता है, जबकि गेहूं की फसल के लिए यूरिया की बेहद जरूरत बनी हुई है। सैनी ने बिजली की कमी और प्याज के बेहद कम दामों का जिक्र भी किया। साथ ही कहा कि समस्या के समाधान को लेकर केंद्र और राज्य सरकार उदासीन बनी हुई है। सर, सरसों के बाद किसान हैं जो पूरे प्रदेश के, वो गेहूं बो रहे हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। किसान भटक रहे हैं, जितनी डिमांड है उसकी तुलना में जो उसका उपलब्धता है वो बहुत कम है, डिमांड ज़्यादा है, किसान परेशान हैं। पूरे प्रदेश की स्थिति है। आप प्रदेश महासचिव में कांग्रेस पार्टी के, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, हर बार ऐसे देखने को मिलता है। पिछले साल भी आपने देखा होगा, इसी तरह से था, किसान भाइयों को यूरिया खाद नहीं मिल रहा था। आज सरसों गेहूँ बोया जा रहा है, गेहूँ की बुआई के लिए यूरिया खाद की आवश्यकता है किसान भाइयों को, और यूरिया खाद मार्केट में है नहीं, जितनी आवश्यकता है उतना नहीं मिल रहा। ब्लैक से मिलेगा या पुलिस के कस्टडी में मिलेगा। जब पहले इन्होंने जो करा है उसी तरह से किसान भाइयों को परेशान करेंगे। यूरिया का अब एक तरफ अनाज बो दिया, अब यूरिया के लिए भटकेंगे किसान, वहाँ लाठी से खाएंगे पुलिस वालों की। तो बीजेपी के राज में हमारे किसान भाइयों पे जितना अत्याचार हो रहा है शायद हमने कभी नहीं देखा। इतना हमको राजनीति में रहते हुए इतना साल हो गए, किसान भाइयों के जो जितना अत्याचार, जितना मारपीट, जितना उनका बुरा हो रहा है, कितने किसान भाई हमारा आत्महत्या कर रहे हैं। जितना बीजेपी सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है 2014 के बाद, उसके बाद में पहले हमने कभी नहीं देखा। उसके बाद में लगातार किसान भाइयों को कहाँ किस मोर्चे पे उनके लिए बुरा नहीं हो रहा। चाहे किसी आंदोलन चला रहे हैं वहाँ उसके लाठीचार्ज, यहाँ किसान भाई अपने यूरिया लेंगे तो हमारा लाठीचार्ज। कहाँ उनके फसलों का सही कीमत नहीं मिल रही, MSP नहीं दे रहे, तो
तो वहाँ किसानों को वैसे ही महंगाई की मार। अभी आप देख रहे हो, अभी कुछ दिन पहले प्याज मार्केट में लेकर आ रहे हैं किसान भाई, उनको उनके जितना लागत आ रही है उतना पैसा नहीं मिल रही है। उनको डालने के ट्रैक्टर भाड़ा जो गाड़ी से लेकर वो भाड़ा नहीं मिल रहा, सड़कों पर पटक रहे हैं, खेतों में वापस दे रहे हैं। तो किसान भाइयों को तो हर तरह से ये बीजेपी सरकार मार रही है, किसान भाइयों के हित से नहीं है। इनको अब आने वाले समय पर किसान भाई इनको सबक सिखाने को तैयार है। लाइफ सेवर टीम के सहयोग से हनुमान चौराहे स्थित आदर्श सोशल वेलफेयर फाउंडेशन में जर्सियां वितरित की गई। यहां सभी मूक बधिर बच्चों को जर्सियां प्रदान की गई। टीम के सदस्य मूलचंद जांगीर ने बताया कि वर्ष 2012 से हर साल यह सिलसिला जारी है। अब तक करीब 3800 जर्सियां वितरित की गई हैं। इस कार्यक्रम के दौरान पीएन अरोड़ा, विपिन सेतिया और पायल प्रधान आदि मौजूद रहे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। मिट्टी की खुशबू पास बुलावे, कूदे उछले हम जोश जगावे, खेले आ मिलके जश्न मनावे, आजा खुशियों से हाथ मिलावे, दिन को आशाओं से सजावे, घर की चौखट से बाहर जावे, जूते पहने और दौड़ लगावे, सूरज में हीरे बन जावे। खेल ही है तरक्की का हिस्सा, खेल किस्मत को बदले ऐसा सिक्का, आओ कुछ कर दिखाए बुलंदियों से आगे, मुट्ठी में दुनिया का कर ले। खेलो रे खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। रिवाज रिसोर्ट हमारे यहाँ जन्मदिन पार्टी, किटी पार्टी, रिसेप्शन, सगाई, शादी पार्टी एवं सम्मेलन के लिए विशाल लॉन, क्रिस्टल बैंक्वेट, जेम बॉल रूम, 25 कमरे एवं शानदार पार्किंग व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोरल रेस्टोरेंट है, जहां आप पैन एशियाई भोजन का आनंद ले सकते हैं। हमारे पास इंडियन, तंदूरी स्नैक्स, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच एवं चाइनीज व्यंजनों की व्यवस्था है। हमारा पता है रिवाज रिसोर्ट, कंपनी बाग रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9549806667। फर्नीचर की दुनिया में जाना माना नाम स्लीपवेल के अधिकृत विक्रेता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ाफेट चौराहा, अलवर। 36 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सागवान के डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कवर्ड सोफे, सेंटर टेबल, स्लीपवेल एवं आरब कंपनी के ब्रांडेड गद्दे गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सागवान फर्नीचर, कवर्ड सोफे ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। एक बार शोरूम पर पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी अन्य जगह कोई ब्रांच नहीं है। हमारा पता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ाफेट चौराहा, राजपूत हॉस्टल, अलवर। मोबाइल नंबर 9461136318 and 9413536318। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ट,
स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स वेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स वेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लाल सोना समझकर बोई गई प्याज की फसल किसानों को अभी तक रुला रही है। वहीं निर्यात नहीं खोलने के कारण मालाखेड़ा फल सब्जी मंडी में आने वाले किसान भी मायूस बने हुए हैं। सैकड़ों गांवों से किसान लाल प्याज बेचने यहां आ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से 5 से 8 रुपए किलो के दाम ही मिल रहे हैं। किसान कजोड़ी राम, हीरालाल, श्यामलाल और कालू बैरवा के अनुसार प्याज के बीज से लेकर इसकी कटाई और परिवहन की खासी लागत आ जाती है और ऐसे में प्याज भारी घाटे का सबब बन गई है। किसानों के हित के लिए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जगह जगह छापामार कार्रवाई करते हैं। इसके जरिए वे उचित मूल्य में खाद और बीज उपलब्ध करवाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई दुकानदार अभी भी बाज नहीं आ रहे। दादर पंचायत मुख्यालय स्थित कृषि आदान प्रदान की दुकान पर उर्वरक के साथ जबरन दवा के बैग भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा यूरिया के निर्धारित कीमत से अधिक वसूलने के भी आरोप हैं। जागरूक किसानों ने कृषि उपनिदेशक से जांच और कार्रवाई की मांग की है। अलवर शहर से राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय जाने वाला सड़क मार्ग भजीट गांव में क्षतिग्रस्त है। स्टाफ, छात्र छात्राएं और ग्रामीणों को इस जर्जर सड़क से निकलना पड़ता है। ऐसे में कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। उद्योग नगर सहित अन्य गांवों को जोड़ने वाली यह सड़क लंबे अरसे से क्षतिग्रस्त है। ऐसे में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से मरम्मत और ग्राम पंचायत द्वारा पानी निकासी की जरूरत बनी हुई है। मालाखेड़ा क्षेत्र के किसानों ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मिलकर डीएपी और यूरिया उर्वरक के अभाव से अवगत करवाया। साथ ही दिन में 6 घंटे लगातार बिजली नहीं मिलने की समस्या भी बताई। इस मौके पर किसान जगन सिंह, बच्चन सिंह, करण सिंह, खुर्शीराम गुर्जर, कांग्रेस कार्यकर्ता नरेंद्र, सावित्री मीणा, सिद्धार्थ व्यास, रामजीलाल बैंसला, लंबू और इलियास आदि मौजूद रहे। जगन सिंह सहित अन्य किसानों ने कहा कि रात में टुकड़ों में बिजली मिलने से सर्दी के दिनों में सिंचाई मुश्किल हो गई है। इसके अलावा डीएपी और यूरिया खाद भी ब्लैक में मिल रहा है। उधर नेता प्रतिपक्ष जूली के अनुसार इसे लेकर बार-बार पत्र लिखने पर भी सरकार चुप्पी साधे है। वहीं बिजली नहीं आने के बावजूद कर्मचारी वीसीआर भर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इसके लिए ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। सरकार ने ये तय कर रखा है कि किसान इनके लिस्ट में ही नहीं है, किसान के खिलाफ काम कर रहे हैं। किसान के लिए जो योजनाएं थी वो एक भी पूरी नहीं की, और किसान को जब खाद और यूरिया का समय आता है, DAP का समय आता है वो नहीं मिलता है, बीज का समय आता है तो वो नकली मिलता है, और जब बिजली का समय आता है तो बिजली नहीं मिलती। और इस समय तो पूरे अलवर ग्रामीण, अलवर ज़िले और पूरे ही राजस्थान के अंदर बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ सरकार जो है वाहवाही लूटने के लिए कह रही है कि हम दिन में लाइट दे रहे हैं, यहाँ किसानों को रात में बिजली मिल रही है, और वो भी टुकड़ों के अंदर मिलती है, लगातार लाइट भी नहीं मिलती। वाले नाजायज़ रूप से लोगों की VCR भरने में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा सरकार से भी कि कौन सी दुश्मनी आप आम पब्लिक से, आम जनता से निकाल रहे हो। सरकार जो है जनता की सुविधा के लिए होती है, मदद के लिए होती है, न कि तंग करने के लिए। पल्स पोलियो अभियान के तहत अकबरपुर बस स्टैंड पर पल्स पोलियो बूथ स्थापित किया गया। इस दौरान बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई, साथ ही लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार प्रसार किया गया। सरकार द्वारा पोलियो की बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए अभियान चल रहा है। ANM गीता देवी ने बताया कि स्थानीय बस स्टैंड पर 3 दिन तक पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके अलावा बसों, रिक्शों और टेम्पो आदि में मां के साथ जाते बच्चों को रोककर भी दवा पिलाई गई। इसके बाद वंचित रहे बच्चों को घर घर जाकर खुराक पिलाई जाएगी। हमारे अकबरपुर में पल्स पोलियो अभियान आज 23 तारीख से शुरू हुआ है और ये 3 दिन चलेगा, 23, 24, 25। इस दिन जो भी स्टैंड पर जो भी बच्चे आएंगे उनको सभी को दवाई पिलाई जाएगी जा करके, और जो बच्चे रह जाएंगे वो कल भी आएंगे तो उनको कल भी पिलाई जाएगी। और आते जाते बस आ रही है, जा रही है, साधन आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनमें से जो बच्चे उतर रहे हैं, लेडीज लेके आ रही हैं, उन बच्चों को हम दवाई पिला रहे हैं। तो यहाँ कितने दिन रहेगा? यहाँ पर 3 दिन रहेगा, आज, कल और परसों। आंगनवाड़ी केंद्रों पर? आंगनवाड़ी केंद्रों पर आज उनका जो पोलियो बूथ है आज उनके आंगनवाड़ियों में पिलाई जाएगी सेंटर पे, और कल और परसों वो घर घर जाएंगी बच्चों को दवाई पिलाने, प्रत्येक घर में आशा सहयोगिनी या कार्यकर्ता आंगनवाड़ी जो भी होंगे। तो इस अभियान से कितना फ़ायदा, बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा? इस अभियान से बच्चों को ये फ़ायदा मिलता है कि वो ये दवाई पोलियो से बचाती है, बच्चों को पोलियो नहीं होने देती है, बच्चों को अपंग नहीं होने देती है। सरिस्का क्षेत्र के सटे हुए गांवों में वन्य जीव मुसीबत बने हुए हैं। खेतों में घुसकर ये वन्य जीव फसल को नष्ट कर रहे हैं, वहीं आवारा गौवंश भी फसल को उजाड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनके खेत सरिस्का जंगल के समीप होने के कारण रात में जंगली शूकर खेतों में आ जाते हैं। हाल ही में बोए गए गेहूं के बीजों को यह शूकर खोदकर बाहर निकाल रहे हैं। इसके चलते रात भर रखवाली मुश्किल हो जाती है। किसानों ने प्रशासन, पंचायत और वन विभाग से कार्रवाई की मांग की है। सुअर परेशान करते हैं, खेत में गेहूं बोते हैं, जो को सबको खोद देते हैं, खा जाते हैं, खान तक किसान जगता रहता है। अच्छा, वन्य जीव और भी आ जाते होंगे? सांबर है, रोज है, गाय बिन जा रहे हैं, इसकी पाबंदी होए। ढैलावास ग्राम पंचायत में 33 kV सबग्रिड स्टेशन बनाने की तैयारियां जोरों पर है। विद्युत निगम अधिकारी कमलेश शर्मा ने बताया कि ढैलावास का 33 kV GSS बनकर तैयार हो गया है। वहीं मालाखेड़ा से रेलवे क्रॉसिंग तक 7 किलोमीटर की लाइन खींचने का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वहीं GSS शुरू होने से उचित वोल्टेज की सुचारू सप्लाई मिल सकेगी। 33 kV GSS नया हमारा ढैलावास का पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसकी जो लाइन है वो 33 kV 132 kV मालाखेड़ा से आनी है, तो उसके लिए रेलवे क्रॉसिंग और कुछ 5-7 किलोमीटर की जो लाइन है वो रेड खींचनी है। टावर भी खड़े कर दिए हैं, लेकिन लाइन खिंचती हुई आ रही है। तो जल्दी हम इस लाइन को कंप्लीट करवा के और 3311 kV GSS ढैलावास को चालू करवाएंगे। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मस्ताबाद स्थित गौशाला में स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधायक ने यहां गायों को गुड़ और चारा खिलाया, साथ ही अधूरे विकास कार्य जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी, एडवोकेट राजकुमार यादव, जिला महामंत्री नरेश गोयल, पार्षद गगनदीप सिंह, महावीर प्रसाद जैन, लाखन शर्मा, दिनेश यादव और संतोष चौधरी आदि मौजूद रहे। पूर्ण होने पर मैंने सभी कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद मांगा है।
सभी यहाँ गौशाला में, सनातन गौशाला मस्ताबाद में सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता, सभी हमारे मार्गदर्शक मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे। सब ने यहाँ गौ माता के नमन किया, उनको उनका गौ माता का भी आशीर्वाद लिया है और इस रमणीक स्थल को, इस गौशाला को और अच्छे विकास हो, इसमें सभी भागीदार बने, ऐसा हम सब ने संकल्प लिया है। यहाँ एक किलोमीटर की सड़क है, उसको भी जल्दी बनवा दिया जाएगा और भी जो मूलभूत आवश्यकता है उनको पूर्ण किया जाएगा। मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे विधानसभा में पहुँचने का मौका मिला और आज 1 वर्ष बाद पुनः आप सब लोग मुझे आशीर्वाद देने पधारे। मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारत विकास परिषद द्वारा राजगढ़ स्थित खंडेलवाल धर्मशाला में जरूरतमंद छात्र छात्राओं को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। अध्यक्ष पद्मा गोयल ने बताया कि कुल 10 स्कूलों के 150 विद्यार्थियों को गर्म वस्त्र दिए गए हैं। इन्हें पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे कल का भविष्य है। वहीं बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कारित भी करने और मोबाइल से दूर रखने की जरूरत है। भारत विकास परिषद जरूरतमंद बच्चों को आगे लाने के लिए उनको स्कूल बैग का वितरण करने के साथ साथ गर्म वस्त्र का भी वितरण करती है, ताकि कोई भी बच्चा सर्दी की वजह से परेशान ना हो, बीमार ना हो और अपनी शिक्षा को यथावत जारी रख सके। और इसके लिए हम सरकारी स्कूल के बच्चों को चुनते हैं और वहाँ के जो भी अध्यापक वगैरह हैं वो बिल्कुल पारदर्शिता से जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी लिस्ट हमें देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उन बच्चों को बुलाते हैं। और हर वर्ष की बात इस साल भी हमने 150 बच्चों को गर्म वस्त्र का वितरण किया है, ताकि बच्चे सर्दी से बचाव कर सके और अपनी शिक्षा को भी जारी रख सके। और इसी तरीके के अन्य कार्यक्रम भी भारत विकास परिषद समय समय पर करती रहती है, लोगों को सहयोग करने के लिए, जो कि हमारा उद्देश्य है। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे, इसके लिए हम स्टेशनरी का भी वितरण करते हैं, उनके लिए स्कूल बैग का भी वितरण करते हैं और सर्दी के मौसम में गर्म वस्त्र तो हम करते ही करते हैं। और साथ ही हमने आज नशा मुक्ति कार्यक्रम भी किया है। आज बच्चों के अंदर मोबाइल और चुर्री गुटखा लेकर के जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो खुद के स्वास्थ्य के लिए तो घातक है ही, पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी घातक है। बड़ौदा में के समीपवर्ती धोला की प्याऊ जुगरावर में रक्तदान शिविर लगाया गया। या राजस्थान लैब के स्थापना समारोह पर यह आयोजन हुआ। लैब टेक्नीशियन राजकुमार ने बताया कि शिविर का शुभारंभ मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। शिविर के दौरान 51 रक्तवीरों ने रक्तदान किया और इन्हें प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इस अवसर पर शीतल सरपंच प्रतिनिधि सतीश कुमार, पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश चौधरी सहित अशोक चौधरी, धर्म सिंह, बाबूलाल, चेतराम गुर्जर और ओम प्रकाश मीणा आदि मौजूद रहे। और अब खबर भिवाड़ी से, जहां रविवार को बाबा मोहन राम की 132वीं परिक्रमा का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद के केंद्रीय पर्यावरण सदस्य संजीव अग्रवाल ने इस दौरान पानी बचाने के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही जल को जीवन बताते हुए संरक्षण जरूरी बताया। वहीं कार्यक्रम में संजीवनी वटवृक्ष की विधिवत पूजा की गई, साथ ही पौधरोपण हुआ। इसके अलावा नीरज झालानी द्वारा कपड़े के थैलों का वितरण किया गया, जबकि अर्जुन गुप्ता और अभय चौहान ने आभार जताया। साथ ही प्रदीप भेड़ी और शिव कुमार अग्रवाल ने प्रसाद वितरण किया। इसके अलावा मोहन वाटिका के भंडारे का आयोजन हुआ। परिक्रमा में बाबा मोहन राम जागृति मंडल का विशेष सहयोग रहा। टपुकड़ा स्थित नरसिंहदास आश्रम में तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने जन सुनवाई की। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग को लेकर अनभिज्ञता जताई, साथ ही नियमानुसार कार्रवाई की बात कही। इसके अलावा बताया कि मेवात क्षेत्र में अवैध मदरसों को लेकर मुख्यमंत्री से दोबारा बात की जाएगी। वहीं दिल्ली बम ब्लास्ट के बारे में विधायक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों सतर्क बने हुए हैं। गलत गतिविधियों में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और कहीं आपको भी ऐसी जानकारी मिले तो आप हमें भी और प्रशासन को भी बताइए। अगला बताओ। अगला ये है कि जो मंत्री योगी ने किया है भाई उसका मदरसे का, तो अपने यहाँ पे भी ये मेवात क्षेत्र में बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल, आपकी बात को गंभीरता से लेते हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी निवेदन किया है और आपकी बात का और गंभीरता से लेते हुए उसका पुनः निवेदन करेंगे कि अवैध मदरसों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो नियम है भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का, उस नियम अनुसार उन मदरसों से के माध्यम से शिक्षा के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया। उधर जनसुनवाई में टपुकड़ा तहसीलदार चेतन सिंह, मंडल अध्यक्ष विजय यादव, पीडब्ल्यूडी एक्सीएन शालिनी और एमपीएस नेहा गोयल आदि उपस्थित रहे। पल्स पोलियो अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में कई जगह बूथ बनाए गए। रविवार को भट्टरी तिराया स्थित बूथ पर मौजूदा एएनएम मधुबाला और अंजू ने बताया कि बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जा रही है।
अभियान के दौरान डॉक्टर अक्षिता यादव भी निरीक्षण के लिए पहुंची। उन्होंने बूथ की व्यवस्थाओं को परखा और स्पष्ट निर्देश दिए कि 5 वर्ष तक का एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि 24 और 25 तारीख को घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। मदनपुरी गांव में रविवार को संघर्ष महिला मंच की चेतना महिला सभा द्वारा वार्षिक आम सभा आयोजित की गई। इसका संचालन मीरा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में 11 समूहों की 115 महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं सहायक प्रबंधक मोहन कुमार ने समूहों की वार्षिक आय व्यय, उपलब्धियों एवं अन्य जानकारियों को साझा किया। साथ ही महिलाओं ने 82 किलो अनाज एकत्रित कर असहाय परिवारों को वितरित किया। इसके अलावा सपोर्ट कोऑर्डिनेटर बर्फीना ने सरकार की विभिन्न योजनाओं, मौलिक अधिकारों और बीमा संबंधी जानकारी प्रदान की। इस दौरान कविता, बत्तो, बबीता, राजनीति, कुंता, उगंता और मीना आदि महिलाएं उपस्थित रहीं। कृषि संयुक्त निदेशक पीसी मीणा के अनुसार मांग के अनुसार किसानों को यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी की आपूर्ति करवाई जा रही है। रबी सीजन 2025 में 49,000 मैट्रिक टन यूरिया के विरुद्ध अब तक 27,000 मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की जा चुकी है। वहीं शेष की आपूर्ति प्रस्तावित है। इसी प्रकार 24,000 मैट्रिक टन डीएपी के मुकाबले 8300 मैट्रिक टन की आपूर्ति की जा चुकी है। वहीं शेष की आपूर्ति प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि जिले में वर्तमान में 3400 मैट्रिक टन यूरिया और 1850 मैट्रिक टन डीएपी स्टॉक उपलब्ध है। वहीं मीणा ने बताया कि जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त निदेशक ने सिर्फ पंजीकृत विक्रेताओं से कृषि आदान खरीदने की सलाह दी है। अलवर के राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन 28 दिसंबर को होगा। प्रधानाचार्य राजेश मुखीजा ने बताया कि इस संबंध में तैयारियों को लेकर रविवार को बैठक की गई। वहीं 28 दिसंबर को विद्यालय प्रांगण में शाम 4:30 बजे से पूर्व छात्र सम्मेलन और मिलन समारोह होगा। इसके अलावा 7 बजे से हास्य कवि सम्मेलन किया जाएगा। इस बैठक में प्रसिद्ध कवि विनीत चौहान, अशोक आहूजा, अशोक ठाकुरिया, दीपक माथुर, राधेश्याम आहूजा, दीपक मिश्रा और सूबे सिंह यादव आदि उपस्थित थे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। पिकअप की टक्कर से तड़प कर किशोर ने तोड़ा दम। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में हुआ हादसा। वहीं लिफ्ट लेकर जाती महिला की बाइक की टक्कर से गई जान। युवा नेता प्रकाश गंगावत को अलवर और बलराम यादव को खैरतल से ज़ारा कांग्रेस अध्यक्ष की सौंपी जिम्मेदारी। समर्थकों ने जताई खुशी। जगन्नाथ मंदिर में पूजन के साथ मत्स्य उत्सव का हुआ शुभारंभ। 3 दिन तक होंगे कई कार्यक्रम। और शराब के लिए रकम नहीं देने पर युवक के तोड़े हाथ पैर। अखैपुरा क्षेत्र में हुई वारदात। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।